जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जिन्वू को जो कि आईने के सामने खड़ा था और वो अपने आप से कहता है रीअवेकनिंग के बाद मैं काफी ज्यादा लंबा और शार्प हो चुका हूँ, पर क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ? शायद मैं अभी भी बाकियों के मुकाबले एवरेज हूँ, बट मेरे रिकवरी वाले पोशन की वजह से मेरी स्किन काफी ठीक हो चुकी है और मेरे फेस पर कोई एक्ने या फिर बॉडी स्कार भी नहीं है। जिसके बाद जिन्वू बाथरूम से निकलकर लिविंग रूम की तरफ जाता है और अपनी बहन से पूछता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, और उसकी बहन उससे कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। जिन्वू कहता है कि मैं दिखता कैसा हूँ। उसकी बहन जिन्हा कहती है क्या, आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? जिन्हा कहती है कि मुझे तो तुम पागल लगते हो। जहाँ पर जिन्वू उसे पीटने लगता है और उसे कहता है कि अच्छा एक घुसड़ पड़ेगा ना तो जवाब अच्छे से देने लगोगी। और जिन्हा अपने पैर को जोर से हिलाते हुए कहती है कि जरा ध्यान से, तुम तो मेरी टांगे ही तोड़ दोगे। जहाँ पर जिन्वू उससे कहता है कि मुझसे हाथापाई मत करो, मैं एक ऐसा रैंक हूँ, कहीं गलती से तुम्हारी टांगे न टूट जाए। और जिन्हा कहती है कि क्या कह रहे हो, मैं अपनी क्लास में सबसे टॉपर हूँ। और जिन्वू उससे कहता है कि एग्जाम देने से कुछ नहीं होता, हिम्मत है तो लड़के बताओ। जहाँ पर जिन्वू को एक बात याद आती है और वो जिन्हा से पूछता है कि मुझे अपने गिल्ड का एक नाम रखना है, तो क्या तुम कुछ सजेस्ट कर सकती हो मुझे? जहाँ पर जिन्हा अपने फोन पर चैटिंग करते हुए कहती है तो अब तुम्हें लोग बॉस कहकर बुलाएंगे। जिन्वू कहता है अगर सब कुछ ठीक से चला तो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है सोलो प्ले गिल्ड नाम कैसा रहेगा? जहाँ पर वो कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, अपनी गिल्ड का नाम ऐसा कौन रखता है? जिन्वू कहता है क्या ये सच में इतना अजीब है? जिन्हा कहती है बिल्कुल, तुम्हारी एबिलिटी है कि तुम शैडोज को समन कर सकते हो, तो टेक्निकली तुम अकेले कैसे हुए, इसलिए सोलो प्ले ये नाम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जिन्वू कहता है हाँ बात तो सही कह रही हो, तो फिर मैं क्या नाम दूं? और तब जिन्हा कहती है कि आजिन गिल्ड कैसा रहेगा? आजिन में जो आई है उसका मतलब होता है मैं, और जिन का मतलब टू गो फॉरवर्ड, इट मीन्स आई गो फॉरवर्ड, जीन। और वैसे भी ये मेरे नाम का उल्टा शब्द है, और वैसे भी अगर तुम मेरे नाम को उल्टा करो तो ये मेरा नाम आता है। क्यों, कितना अच्छा है ना? जहाँ पर जिन्वू कहता है ये बुरा नहीं है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं शाहीन को जो अपने आप से वही बातें कर रही होती है कि काश मैं जिन्वू से वो सारी बातें कह पाती वगैरह वगैरह, और वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं शायद कितनी पागल हूँ। और ये सारी चीजें बड़बड़ाते हुए उसके दिमाग की भुर्जी बन जाती है। और तब उसे याद आता है जब जिन्वू ने इटर्नल स्लंबर के पोशन से चाहिन को कम्प्लीटली हील किया था, तब उसे एक सपना आया था जहाँ वो सपने में देखती है कि उसे एक आवाज आती है कि प्लीज उसे बता दो, तुम्हें उसे बताना ही होगा। और हम देखते हैं एक शैडो जो कि चाहिन का हाथ पकड़े हुए है, और वो कहता है कि प्लीज उसे बता दो, उसे बता देना कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा और ध्यान रखना होगा। और तब चाहिन को याद आता है कि उस वक्त उसने हंटर मिन बियोंग को देखा था जो कि जेजो आइलैंड के दौरान एज अ हीलर के तौर पर वहां पर मौजूद था। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं द नाइट गिल्ड्स टीम को जो कि आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें कैसे एक हंटर्स के डंजन में जाना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि वो एक काफी खतरनाक डंजन है, जहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस डंजन को क्लियर करने के लिए उन्हें जिन्वू की हेल्प लेनी पड़ेगी, जहाँ पर वो जिन्वू को एज अ पार्टनरशिप के तौर पर उसे परसेंटेज देंगे रिवॉर्ड्स के। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जिन्वू को जो कि जिन्हू से कहता है आजिन गिल्ड ये नाम तुम्हें कैसा लगता है? जिस पर जिन्हू कहता है कि ये तो काफी अच्छा नाम है, चलो इसी नाम को आज से, मैं तो कहता हूँ अभी से इसको रख लेते हैं। और मनी मन वो कहता है कि कुछ भी, लेकिन सोलो प्ले बिल्कुल मत रखना। और जिन्वू कहता है तो फिर ठीक है, इस गिल्ड का नाम अब डिसाइड हो चुका है, और अब सिर्फ एक चीज जो रह गई है वो है इस गिल्ड का तीसरा बंदा, द फाउंडिंग मेंबर। जहाँ पर जिन्हू पूछता है जिन्वू से कि चाहिन के बारे में क्या, जो कल आई थी। और जिन्वू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि चाहिन इस काम के लिए परफेक्टली सूटेबल है, वो इंसान नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। और जिन्हू कहता है चाहिन जो कि एक एस रैंक हंटर है और इतनी खूबसूरत है, आप कह रहे हो कि आपको वो सूटेबल नहीं लगी, जबकि उससे अच्छा और कोई बंदा हमें मिल ही नहीं सकता। अगर वो नहीं तो फिर कौन? जिन्वू कहता है कोई ऐसा जिसके पास हंटर्स लाइसेंस हो, लेकिन साथ साथ में उसे गिल्ड के एक्टिविटीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं हो, और वो एक ट्रस्टवर्दी भी हो, यानी कि बस एक नाम का बंदा जो हमारे गिल्ड को ज्वाइन करेगा लेकिन गिल्ड के एक्शंस में वो कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिससे हम अपना काम अच्छी तरीके से कर पाए। जिन्हू कहता है कि ऐसे कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ शायद। जिसके बाद एक डोरबेल की आवाज आती है और हम देखते हैं जिन्हू को गेट खोलते हुए, और पीछे से जिन्हू कहता है कि क्या चाहिन फिर से आ गई है। और हम देखते हैं सामने पार्क गोन्सू को जो कि गिल्ड मास्टर है द नाइट गिल्ड का।
और उसके साथ में उसके 2 कलीग्स, जिसे देखकर जिनवू और जिनहू दोनों को ये बात पता चल चुकी थी कि इनकी ये जो बड़ी बड़ी स्माइल है ये जरूर हमसे कुछ मांगने आई है। द नाइट गिल्ड्स का लीडर बैठता है जिनवू के सामने और वो बताता है एक बड़े से डंजन के बारे में जो भी हाल ही में खुला है और वो काफी बड़ा है और उसका साइज किसी भी एस रैंक गेट के जितना ही बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हो सकता है काफी बड़े बड़े और खतरनाक डीमंस हो और इसके अंदर का माना फ्लो भी काफी ज्यादा इमर्सिव है बाकी गेट्स के मुकाबले, जहाँ वो इस गेट के अंदर जाने के लिए जिनवू को ऑफर देते हैं और साथ में वो पार्टनरशिप की बात करते हैं। और ये जगह थी कोरिया के अंदर बुसान में। और द नाइट हंटर्स का लीडर जिनवू से कहता है कि हम पार्टनरशिप में काम करते हैं, जहां पर परसेंटेज के तौर पर वैसे तो नॉर्मली एस रैंक हंटर्स को 10% का प्रॉफिट दिया जाता है रेट से, लेकिन मैं तुम्हें इस रेट से 20% का प्रॉफिट दूंगा। जहां पर जिनवू कहता है कि चलो इसे 50-50 करते हैं और वो बंदा सोचता है और तब जिनवू कहता है कि मैं इस गिल्ड का पार्ट तो बनूंगा, लेकिन जिनवू कहता है कि मैं कॉर्पोरेट करने को तैयार हूँ अगर तुम मुझे एक इंडिविजुअल हंटर के रूप में नहीं बल्कि द आजिन गिल्ड के तौर पर मेरी टीम को एक्वायर करो। और तब वो कहता है तो फिर 60-40 कैसा रहेगा। और जिनवू कहता है कि मैं यहाँ पर नेगोशिएट करने के लिए नहीं आया हूँ नाइट गिल्ड के साथ, और वो बंदा बाद में मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू को एक कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि एक्सक्यूज मी, मुझे जरा एक कॉल उठानी है। और वो लोग कहते हैं ठीक है। जिसके बाद जिनवू बाहर निकलता है और कॉल के दूसरी तरफ से आवाज आती है जिनवू की मदर की और जिनवू से कहता है कि क्या आपने नया फोन खरीद लिया। और जिनवू की माँ कहती है हाँ, मुझे जैसे ही फोन मिला मैंने सबसे पहले तुम्हें फोन किया क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी मेरे बेटे, और मुझे यकीन है मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया होगा, तुम शायद बिजी तो नहीं कहीं। जिनवू कहता है बिल्कुल भी नहीं। और जिनवू मनी मन सोचता है कि हाँ, ये माँ ही हो सकती है और मैं क्या ही सोच रहा था। और जिनवू कहता है कि माँ चलो आज हम लोग साथ में डिनर करते हैं। और जिनवू की माँ कहती है ठीक है, सुनने में तो बढ़िया लग रहा है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बुसान में एक डंजन गेट और उस डंजन गेट के अंदर जाने के लिए द नाइट गिल्ड पूरी तैयार और जिनवू भी वहाँ पर आने वाला था, लेकिन उससे पहले वो जिन्हा के स्कूल पहुँचता है और वहाँ पर जिन्हा का ध्यान रखने के लिए वो कुछ शैडो सोल्जर्स को वहाँ पर छोड़ देता है ताकि वो जिन्हा को प्रोटेक्ट करे और वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ क्लासमेट्स को जो कि एक कमरे की तरफ जा रहे थे क्योंकि आर्ट्स टीचर ने उन्हें काम दिया था उस कमरे को साफ करने का। और वो तीनों आपस में बात करते हुए कहते हैं एक दूसरे से कि आखिर ये कमरा कितने दिनों से साफ नहीं हुआ है। और उसमें से एक बंदा कहता है शायद 4 दिन, नहीं हो सकता है 6। और जैसे ही वो लोग कमरा खोलते हैं तो उन्हें दिखती है कई सारी धूल मिट्टी, जिसे देखकर वो कहते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर डस्ट उड़ रहा है। और तब उनमें से एक क्लासमेट की नजर पड़ती है एक एरिया पर जहाँ पर एक डंजन गेट खुला हुआ था और वो उसे देखकर कहता है कि ये देखने में तो एक गेट लग रहा है, मैंने हमेशा से किसी भी एक गेट को इतने करीब से नहीं देखा। उसके क्लासमेट्स उस बंदे से कहते हैं जरा दूर रहो, ये खतरनाक हो सकता है। और वो कहता है क्या तुम पागल हो, तुमने शायद न्यूज में देखा नहीं कि गेट्स हमेशा बाहर से बंद रहते हैं और ये कम्प्लीटली सेफ है और सिर्फ हंटर्स ही उसके अंदर जा सकते हैं और कोई नहीं। और ये बहुत ही नेचुरल बात है कि अगर कोई गेट एक हफ्ते से ज्यादा अगर खुला रहे वो उससे पहले टूट नहीं सकता। और तब पीछे के 2 क्लासमेट्स आपस में बात करते हैं कि आखिर ये कमरा सच में कितने दिनों से बंद था। और तब उनमें से एक कहता है एक पूरे सेमेस्टर तक, और ये बस अभी अभी मिला है। और तब हम देखते हैं कि उस डंजन में से एक क्रैक की आवाज आती है और अब वो डंजन ब्रेक हो चुका था, जहाँ पर एक मॉन्स्टर का हाथ बाहर आता है और उस क्लासमेट को मुंह से पकड़कर वो उसे हवा में उठाने लगता है। और उसके बाकी के क्लासमेट्स ये देखकर डर जाते हैं। और जैसे ही वो बंदा जिसे उसने उसे उठा रखा था वो जैसे ही कहता है प्लीज मेरी मदद करो, तभी वो हाथ उस बच्चे के सर को कुचल देता है। और वो दोनों क्लासमेट्स ये देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं और चारों तरफ बस खून ही खून था। और हमें दिखती है डंजन ब्रेक से होती हुई 2 आंखें जो उन बाकी के 2 बच्चों को घूर रही थी। जहां हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिन्हा के स्कूल के अंदर एक डंजन ब्रेक हो चुका था और सबसे पहले मौत के घाट उतर चुके थे 3 स्टूडेंट्स, लेकिन इसके बाद भी वो और मॉन्स्टर्स यहाँ पर नहीं रुकते और वो धीरे धीरे आगे चलना शुरू करते हैं और ज्यादा खून की तलाश में, जहाँ पर एक एक करके वो सभी क्लासरूम्स को तोड़ना शुरू करते हैं। और जैसे ही उनकी नजर किसी भी बच्चे पर पड़ती तो वो उस पर सीधा कूदकर हमला कर देते। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जिन्हू को जो कि बुसान पहुंच चुका था और वहां पर वो उस एस रैंक गेट के साइज वाले गेट के सामने था और उसे देखकर वो कहता है कि ये तो सच में काफी बड़ा है। जहां पर द नाइट गिल्ड की टीम जिन्हू के साथ मिलकर गेट के अंदर जाना शुरू करती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं दी हंटर्स एसोसिएशन में एक कॉल आती है और एक लड़की उसे अटेंड करती है और वो लड़की कहती है यस दिस इज हंटर्स एसोसिएशन इमरजेंसी कॉल सेंटर, हाउ मे हेल्प यू मैम। और हमें पीछे से एक डरी हुई लड़की की आवाज आती है कि क्या ये हंटर्स एसोसिएशन है। कॉलर जवाब देती है यस, बताइए क्या दिक्कत है।
हमारे स्कूल के अंदर मॉन्स्टर्स है, बाहर अंदर सब जगह। लगता है एक डंजन ब्रेक हुआ है। और वो कॉलर दूसरी साइड से पूछती है कि आप कहाँ से बात कर रही है। वो लड़की बताती है कि मैं इस वक्त बाथरूम के अंदर छुपी हुई हूँ, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे सारे दोस्त, उन सभी लोगों को मॉन्स्टर्स ने मार दिया है और वो आसपास ही है। और मुझे अभी भी अपने सारे दोस्तों की चीखें यहाँ से सुनाई दे रही है। क्या मैं भी मरने वाली हूँ? और वो लड़की उससे कहती है कि चिंता मत कीजिए, शांत हो जाइए, मैं आपको सुन रही हूँ और आप मुझे ध्यान से सुनिए। हंटर्स आपकी तरफ जल्दी पहुँच रहे हैं, आपको बस शांत रहना है और मेरा साथ देते रहना है। क्या आप समझ पा रही है? और वो लड़की कहती है, सच में? तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं बच जाऊंगी? कॉलर जवाब पूछती है कि जो मॉन्स्टर्स है वो किस तरीके के हैं, मतलब वो कैसे दिखते हैं। वो लड़की दूसरी तरफ से जवाब देती है, हाँ मैंने उन्हें देखा था टीवी पर। उन्हें क्या कहते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वो कॉलर कहती है, क्या आप बता सकते हैं कि वो दिखते कैसे हैं, कि वो किस तरीके के मॉन्स्टर्स हैं? और वो घबराई हुई लड़की बताती है कि उनका शरीर एक इंसान जैसा है और उनका चेहरा काफी भद्दा है, वो ग्रीन है, उनका पूरा शरीर हरा है। और तब वो कॉलर एकदम डर जाती है और कहती है कि ये नहीं हो सकता। वो कॉलर लड़की को जोर से चिल्लाकर कहती है, वो ऑर्क्स है, क्या वो ऑर्क्स है? और वो घबराई हुई लड़की कहती है, हाँ उन्हें वही कहते हैं। और वो कॉलर कहती है, नहीं, वहाँ से निकल जाओ जितनी जल्दी हो सके, वो तुम्हें स्मेल कर सकते हैं। तब हमें फोन की गिरने की आवाज आती है और वो लड़की जोर से कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो प्लीज। और तब फोन कटने की आवाज आती है और एक जोर से चीख की भी, जहाँ पर सारे बच्चे स्कूल से भागना शुरू करते हैं और वो और एक एक करके पूरी बिल्डिंग में फैल जाते हैं और उन सभी बच्चों का शिकार करना शुरू कर देते हैं जो जो क्लासरूम्स के अंदर फंसे हुए थे। और तब हम देखते हैं एक क्लासरूम में कुछ बच्चों ने अपने आप को बंद कर लिया था उन मॉन्स्टर से बचे रहने के लिए, और सामने डोर पर बहुत सारी बेंचेस और चेयर्स उन्होंने लगा दी थी ताकि वो मॉन्स्टर्स उसे खोल ना पाए, और अपने हाथ में एक चेयर और एक डंडे से उस पर हमला करने के लिए खड़े थे। लेकिन ये सारी चीज़ें उन मॉन्स्टर्स के आगे बेअसर थी और वो गेट को धड़ाके से तोड़कर अंदर घुस चुके थे। और जैसे ही उनमें से एक बच्चा खिड़की की तरफ भागना शुरू करता है, तब वो देखता है कि खिड़की की दूसरी तरफ एक और खड़ा था जो कि कुल्हाड़ी से उसके सीधा सर पर वार करता है। और उनमें से एक और कहता है कि बॉस, यहाँ पर लगता है ह्यूमंस हैं मैजिक एनर्जी के साथ। और दूसरा कहता है पहले उसे मारो। और तब हम देखते हैं भीड़ के पीछे की तरफ सभी बच्चों के पीछे जिन्हा और सांगवी खड़ी थी, जहाँ पर सांगवी हंटर थी। और हो सकता है इसीलिए उन मॉन्स्टर्स को सांगवी से माना एनर्जी का एहसास हो रहा था, क्योंकि वो एक हंटर थी। और जिन्हा डरते हुए मनी मन अपने भाई को याद करती है कि जिन्वू तुम कहाँ रह गए। और सांगवी जिन्हा से कहती है, मैं भले एक ई रैंक हूँ पर फिर भी मैं शायद इससे लड़ सकती हूँ। और जिन्हा उससे कहती है कि तुम पागल मत बनो। और तब हम देखते हैं सामने से ऑर्क मॉन्स्टर्स चलकर आ रहे थे और वो कहते हैं इंसान, ये एक इंसान है। तब दूसरा ग्रीन मॉन्स्टर कहता है नहीं, इसकी एनर्जी बाकियों से कहीं ज़्यादा है। और तब हम देखते हैं वो एनर्जी और किसी से नहीं बल्कि जिन्हा से आ रही थी। और वो ग्रीन ऑर्क जिन्हा पर कुल्हाड़ी से वार करने के लिए अपना हाथ उठाता है और जिन्हा आंखें बंद कर कर अपने आप को बचाती है। और तभी हम देखते हैं जिन्हा जैसी अपनी हल्की सी आंखें खोलती है, उसकी शैडो में से बाहर निकलता है एक रेड हाई ऑर्क शैडो, जो कि जिन्वू ने उसकी शैडो के पीछे छुपाया था उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और जिन्हा मनीमन कहती है, भैया क्या आप यहाँ हो? और तब हम देखते हैं जिन्वू का रेड शैडो ऑर्क उस ग्रीन ऑर्क को जोर से एक पंच मारता है, जहाँ वो बिल्डिंग के बाहर जाकर गिरता है। और तब हम देखते हैं जिन्हा के शैडो के अंदर से 3 रेड ऑर्क्स बाहर निकलते हैं जिन्हा को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जिन्वू की तरफ, जहाँ पर जिस डंजन के अंदर जिन्वू था वहाँ पर द नाइट गिल्ड की टीम एक एक करके उन सभी डंजन मॉन्स्टर्स को हरा रही थी अपने मैजिक और एबिलिटीज का यूज करते हुए। और जिन्वू ये सब कुछ होता हुआ बस देख रहा था और वो मनी मन कहता है कि सब कुछ तो यही लोग कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर मेरी जरूरत है ही क्या। और तभी जिन्वू को कुछ सेंस होता है और जिन्वू कहता है ये फीलिंग, ये नहीं हो सकता। और तब जिन्वू उस नाइट गिल्ड लीडर को कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, कुछ ज़रूरी काम आ चुका है। और वो कहता है क्या तुम सच में जा रहे हो? पर हमारे एग्रीमेंट का क्या? और तब जिन्वू उसकी बात को अग्री करते हुए अपने शैडो सोल्जर बेरू को छोड़कर चला जाता है और वो कहता है कि आगे से अब ये संभालेगा। और बेरू के साथ साथ थी उसकी पूरी एंट आर्मी। जिन्वू कहता है कि शायद 20 काफ़ी होंगे तुम लोगों के लिए। द नाइट गिल्ड के टीम मेंबर्स
जिनवू से फिर भी कहते हैं कि क्या तुम सच में हमें छोड़कर जा रहे हो इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए, वो भी अकेले। और तब जिनवू गुस्से से उनकी तरफ पीछे पलटता है और कहता है मैं इन सबको एक झटके में मार सकता हूँ अगर तुम कहो तो, लेकिन उसमें तुम लोगों की भी जान जा सकती है। जिसे सुनकर वो लोग डर जाते हैं और जिनवू कहता है कि यहाँ पर बहुत समय मैंने अपना बर्बाद कर लिया है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जिनवू अपनी शैडो एक्सचेंज टेक्निक का यूज़ करने जाता है, लेकिन वो देखता है कि काउंटडाउन लिमिटर अभी भी 1 घंटा 42 मिनट और 16 सेकंड दिखा रहा है वापस से रिफ्रेश होने के लिए। और जिनवू कहता है ये सब कुछ इसी समय होना था। और जिनवू फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है और आगे चलते हुए वो देखता है बहुत सारे मॉन्स्टर्स जो कि उसका रास्ता रोके हुए थे। और जिनवू अपने दांतों को पीसते हुए कहता है अपने ब्लेड को तैयार करते हुए कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और तब हम देखते हैं कुछ अजीब सा जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। वो सारे मॉन्स्टर्स जिनवू के सामने घुटने टेक कर उसे बाहर जाने के लिए रास्ता देते हैं। और जिनवू ये देखकर सोचता है शायद मेरे हायर क्लास नेक्रोमैन होने से ये सभी अनडेड लोग मेरा कहा मान रहे हैं। और तब जिनवू कहता है काइजल बाहर आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और तब जिनवू काइजल पर बैठकर उस डंजन से बाहर निकलता है और खुले आसमान में जहां बारिश हो रही थी काइजल अपने पंखों को ज़ोर से लहराता है और जिनवू से कहता है मुझे मेरी बहन के पास ले चलो पूरी रफ्तार के साथ। और काइजल एक ज़ोर से दहाड़ मारता है और पूरी रफ्तार के साथ वो स्कूल की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रेड हाई ऑक्स को जो कि ग्रीन ऑक्स को बड़ी आसानी से मारे जा रहे थे एक एक कर और देखकर लग रहा था कि अब शायद क्लासमेट्स और जिन्हा उन ग्रीन ऑक्स से बच जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं डंजन के अंदर से वहाँ का बॉस बाहर आता है और वो कहता है कि तुम सभी लोगों से कुछ नहीं होगा, अब लगता है मुझे ही सामने आना पड़ेगा बैटल फील्ड में उन सभी लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो डंजन बॉस बाहर आता है तो वो सीधा फाइट करने लगता है उन रेड हाई ऑक्स से जो कि जिनवू के शैडो सोल्जर्स थे। और एक एक करके वो अपनी तलवार से उन सभी शैडो सोल्जर्स को मारने लगता है। और वो ये चीज़ देखता है कि मैं चाहे इन्हें जितना ही मारूं ये वापस से अपने आप को जनरेट कर रहे हैं। और तब हम देखते हैं उस डंजन बॉस को उसके ब्रेन की फंक्शनिंग में कुछ गड़बड़ होने लगती है और उसे एक मैसेज आता है कि सभी इंसानों को मार दो। और ये वही मैसेज था जो जिनवू हमेशा नोटिस करता है सभी मॉन्स्टर्स में कि वो जब भी इंसानों को देखते हैं उन्हें हमेशा उन्हें मारने का दिल करता है बड़ी बेरहमी से। और वो डंजन बॉस सोचता है कि मैं जितने भी बार मैं इन लोगों को मारे जा रहा हूँ ये अपने आप को जनरेट कर रहे हैं किसी स्पेल से, शायद हो सकता है कि इसका कंट्रोलर वो लड़की हो। और तब वो डंजन बॉस अपने सर्वेंट्स को आदेश देता है कि उस लड़की को पकड़ो। और तब वो ग्रीन ऑक्स जिनको के शैडो सोल्जर्स को उलझाने में बिजी रखते हैं। और तब हम देखते हैं कि वो डंजन बॉस जिन्हा को मुंह से पकड़कर हवा में उठा लेता है। और वो डंजन बॉस कहता है जैसा मुझे लगा था, मुझे क्लियरली तुमसे मैजिक पावर सेंस हो रही है और अब तुम मरोगी। और तब हम देखते हैं कि वो डंजन बॉस कई मीलों दूर से कुछ सेंस कर चुका था, एक असीम शक्ति। और वो असीम शक्ति और किसी की नहीं सांग जिनवू की थी जो कि काइजल पर बैठकर पूरी रफ्तार के साथ उस क्लास की तरफ आ रहा था। और जिनवू के ऑरा को फील करके वो हाई और जोर से कांपने लगता है और जिन्हा को छोड़ देता है। और सांगवी जिन्हा के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। और तब वो डंजन बॉस आसमान की तरफ देखता है और उसके दांत और उसका पूरा शरीर थरथर कांपने लगते हैं। और वो कहता है कि कुछ तो बहुत ही भयानक मेरी तरफ आ रहा है। और वो अपने सर्वेंट्स को कहता है कि अपने आप को तैयार करो। और तब हम देखते हैं जिन्वू को जो कि पूरे स्कूल में काइजल को क्रैश करा देता है और जिन्हा उसके धुएं से खांसने लगती है। और तब हम देखते हैं एक हाथ जो कि जिन्हा के सर पर था और हमें एक आवाज़ आती है अब तुम सुरक्षित हो। और तब जिन्हा अपने सर को ऊपर करके देखती है तो उसे दिखता है कि उसका भाई आ चुका था। और बाहर की तरफ देखते हैं बारिश में काइजल को जिसके धमाके से स्कूल की पूरी छत उड़ चुकी थी। और फिर हम देखते हैं जिन्वू को जो कि पूरे रेज मोड में था और वो डंजन बॉस अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम है गोरुकुतारू, चीफ्टन ऑफ रेड ब्लेड। और तभी जिन्वू उसकी आधी बात को काटकर कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और वहीं पर खड़े रहो। जिसके बाद हम देखते हैं जिन्वू को जो कि अपनी बहन को गले लगाता है और उसकी बहन रोते हुए कहती है भैया। जिन्वू कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा, माफ़ करना मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और वो बाकी के क्लासमेट से पूछता है कि क्या यहाँ पर सभी लोग ठीक हैं और वो सभी लोग हाँ कहते हैं। और तभी जिन्वू की नज़र पड़ती है जिन्हा के फेस पर और हम देखते हैं कि रोती हुई जिन्हा
और उसके चेहरे पर एक निशान बन चुका था, जो कि इस ऑर्क ने जब उसे पकड़ा था तब जिन्हा के चेहरे पर एक घाव आ चुका था उसके हैंड फोर्स से, जिसे देखकर जिन्वो के दिमाग की अब सटक चुकी थी। और जिन्वो इग्रीस से कहता है कि इग्रीस, सारे क्लासमेट्स और जिन्हा का ध्यान रखो। और वो सभी क्लासमेट्स को कहता है कि इग्रीस के पीछे रहो। और पीछे की तरफ डंजन बॉस का एक स्लेव हल्का सा हिल जाता है और जिन्वो कहता है कि मैंने कहा था अपनी जगह से मत हिलो। और वो डंजन बॉस कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम ही वो हो जो उन हाई ऑक्स को कमांड दे रहे थे। आखिर तुम कैसे हमारी भाषा बोल पा रहे हो। जिन्वो को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी आंखों में अब खून सवार था। और वो हाई ऑक्स कहता है कि इस लड़ाई को मैं इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने दूंगा, अटैक। और तब हम देखते हैं उस डंजन बॉस के सर्वेंट्स जिन्वो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक सर्वेंट जिन्वो की तरफ अपनी कुल्हाड़ी से हमला करने जाता है, लेकिन जिन्वो उसके हाथ को पकड़कर उसकी उंगलियां खींचकर उसे ज़मीन में पटक देता है और अपने एक पैर से उसके सिर को कुचल देता है। और तभी सामने से दो और मॉन्स्टर्स हमला करने के लिए जिन्वो की तरफ बढ़ते हैं और जिन्वो अपनी स्किल्स का यूज़ करके उनको हवा में उड़ाकर उन्हें आसमान में ही कुचल देता है। और अब वो सारे ग्रीन ऑर्क्स जिन्वो की तरफ एक एक करके बढ़ने लगे थे और जिन्वो अपना एक कदम बढ़ाता है और एक एक करके हम देखते हैं कि उन सभी ग्रीन ऑर्क्स के शरीर का एक एक हिस्सा कटने लगा था, जो कि जिन्वो ने अपने हाथ से उनसे खींच लिए थे। और अब जिन्वो आ चुका था द डंजन बॉस के पास और इससे पहले डंजन का बॉस कुछ कह पाता, जिन्वो उसे उसी सेम तरीके से जिस तरीके से उस डंजन बॉस ने जिन्हा को मुंह से पकड़ के दीवार की साइड से उठाया था, जिन्वो उसी सेम तरीके से उस डंजन बॉस को मुंह से पकड़कर सीधा दीवार में चित करता है और उसे हवा में उठाता है और अपने आसपास देखता है कि उन मॉन्स्टर्स ने कितने बेरहमी से इतने सारे मासूमों की जान ली है। और जिन्वो कहता है कि आखिर क्यों तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, इंसानों को मारकर आखिर क्या हासिल होगा, वो भी इतनी बदसलूकी से। और वो डंजन बॉस भी वही सेम बात कहता है जो अब तक जिन्वो सैकड़ों बार हर एक डंजन बॉस के मॉन्स्टर से सुन चुका था। हमें एक आवाज़ आती है कि इंसानों को मार दो। और जिन्वो गुस्से से कहता है तो फिर मेरे बारे में क्या, ये आवाज़ तुम्हें मेरे बारे में क्या कहती है, क्या ये मुझे भी मारने के लिए कहती है, बताओ मुझे, बताओ मुझे। और वो डंजन बॉस कहता है माफ़ी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। जिन्वो तब भी मानता नहीं और कहता है मुझे जवाब दो, क्या तुम्हें आवाज़ें आती है मुझे मारने के लिए। और वो हाई ऑक्स की आंखों से अब आंसू आने लगे थे और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। और जिन्वो कहता है कि ठीक है, जैसा मैंने सोचा था, इसका मतलब ये है कि मैं तुम लोगों की नज़रों में इंसान नहीं हूँ। वेल, इससे अब फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, लेकिन ऐसा मत सोचना कि इन सब कुछ में तुम्हें ज़रा सा भी दर्द नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो उस डंजन बॉस को मौत के घाट उतार देता है।